वालेकुम अस्सलाम। बेटे कबीरा बताता हूँ मैं आपको जवाब क्या होगा इसका। बेटे जवाब आएगा इस सवाल का 523.78 सेंटीमीटर क्यूब। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा 568.67 आ रहा है। बेटे कुछ फिर गड़बड़ करती होगी ऊपर नीचे करने में, और कुछ नहीं। बाकी 520-30 के आसपास हो तो चल जाएगा। आप लोग देखें ना कि आप लोगों ने ये जो मैंने यहाँ पे ये देखें, मैंने हाईलाइट कर देता हूँ कि इसी तरह बना है फॉर्मूला आपका। नहीं सर मैंने 700 लिखा हुआ है 760 की जगह। हाँ बस ये ऊपर नीचे आपने ये गलती कर दी, बस बाकी ये देख लेंगे, यही होगा। ठीक है जी, तो 523.78 सेंटीमीटर क्यूब जवाब था इसका। चले भाई आगे चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मगर उससे पहले हम दो टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। वो डिस्कस हमने करनी है टर्म, वो है पहली टर्म डिफ्यूजन, और एक और टर्म थी वो थी क्या, डिफ्यूजन। तो बताएं भाई ये डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या फ़र्क होता है। सर दोनों हायर से लोअर कंसंट्रेशन तक, लेकिन जो इफ्यूजन है उसमें एक पर्टिकुलर होल के जरिए बिल्कुल जो निकलता है। एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल यही है कि दोनों फ्रॉम हायर टू लोअर ही जाती है। जी बेटे होमवर्क दिया था कि दोनों में हमारे पास हायर टू लोअर जाता है। ठीक है, यहाँ भी हायर टू लोअर जा रहा है, यहाँ भी हायर टू लोअर जा रहा है, बट यहाँ क्या है, फ्रॉम पर्टिकुलर होल। ठीक है भाई,
ये फ़र्क है इफ्यूजन में और डिफ्यूजन में। मैंने इसकी एग्जांपल आप लोगों को ये दी थी कि आपकी गाड़ी का टायर है वो पंचर हो रहा है, तो उसमें एक होल से जो है वो गैस निकल रही होती है, उसे हम कहते हैं क्या भाई, इफ्यूजन। और हमारे जो नॉर्मली हम बात करें कि अगर मैंने जो है वो एक परफ्यूम जो है वो एक जगह पर कर दिया तो उसकी स्मेल जो है वो दूसरी जगहों तक भी पहुंच रही है, तो वो कोई पर्टिकुलर होल से नहीं हो रही, वो तो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है, तो वो डिफ्यूजन। इसी डिफ्यूजन पर या इफ्यूजन पर, दोनों बातों पर एक लॉ आया, उस लॉ का नाम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ जो कहता है उससे पहले एक दो चीजें और समझनी है, ठीक है भाई। वो क्या है भाई चीजें, उसको भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफ्यूजन दो चीजों पर डिपेंड करती है। डिफ्यूजन या इफ्यूजन दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक मास पर और दूसरा टेम्परेचर पर। ठीक है भाई, एक मास पर डिपेंड करती है और एक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब हमारे पास क्या मामला है कि मास जिसका ज्यादा होगा, जैसे मैं दो गैसेस को कंपैरिजन कराऊं कि भाई मेरे पास एक गैस है CH4 और एक गैस है HCl, ठीक है जी, एक गैस है CH4 और एक गैस है HCl। CH4 का मास 16 है, HCl का मास 36.5 है। अब इन दोनों गैसेस में से जल्दी मूव कौन करेगी? जिसका मास कम होगा। जल्दी मूव कौन करेगी? जिसका मास क्या होगा, कम होगा। इसकी मैं आपको एक आम एग्जांपल ऐसे भी दे सकता हूँ कि भाई दो लोग हैं, एक मोटा शख्स और एक दुबला शख्स, दोनों भाग रहे हैं। तो दोनों जब भाग रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि जिसका वजन ज्यादा है वो देर से पहुंचेगा और जिसका वजन कम है वो जल्दी पहुंचेगा। बिल्कुल इसी तरह से जिस गैस का मास ज्यादा होगा वो स्लो मूव करेगी और जिस गैस का मास कम होगा वो फास्ट मूव करेगी। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई भाई कि मॉलिक्यूलर मास या मास को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी गैस फास्ट मूव करती है और कौन सी गैस स्लो मूव करती है। ये जो मूवमेंट होती है ना गैस की, ये जो गैस की जो मूवमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो मूवमेंट है हमारी, मूवमेंट ऑफ गैसेस, इसे हम कहते हैं क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी। अब ये रेट का जो टर्म होता है ना, रेट, रेट यूज किया जाता है उस चीज के लिए जो टाइम पर डिपेंड करे। ठीक है, जैसे वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या है भाई, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं आपको कि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो D/T होना चाहिए, ऐसा ही है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी तरह एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यानी V ओवर टी। यानी रेट जो है, रेट, रेट उस वक्त यूज किया जाता है जब कोई काम किसी टाइम में किया जाए, तो हम टर्म क्या यूज करते हैं, रेट। अब जो रेट है गैसेस का, तो वो क्या होगा, गैसेस का रेट किस में होना चाहिए? जैसे भाई वेलोसिटी था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा जो गैसेस का रेट है वो किस में होना चाहिए? गैसेस का रेट होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है भाई, किसके बराबर होता है,
वॉल्यूम अपॉन टाइम के क्यों भाई, वॉल्यूम अपॉन टाइम के क्यों बराबर है भाई? अब ये बात भी जहन में आनी चाहिए कि भाई गैसेस जो है वो डिफ्यूज करती है तो वो वॉल्यूम मूव करता है ना उसका, है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल 5 डेसीमीटर क्यूब गैस थी, फॉर एग्जाम्पल 10 डेसीमीटर क्यूब थी, है भाई, हो सकता है 50 डेसीमीटर क्यूब थी। तो गैस का वॉल्यूम मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। और रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम डिनोट करते हैं किससे? आर से। ठीक है जी, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम डिनोट करते हैं किससे भाई? आर से। यहाँ तक क्लियर है भाई? किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर मैं टेम्परेचर पे जाऊं। अच्छा जी, दोबारा सुन ले भाई कि क्या मामला था। भाई हमने कहा रेट क्या है, ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि भाई दो गैसेस हैं, ये रही दो गैसेस थी, CH4 और HCl। ठीक है CH4 का मास 16 है, Cl का मास 36.5 है। अब इसका मास कम है तो ये फास्ट मूव करेगी ना, ठीक है और HCl का मास कम है, सॉरी ज्यादा है, तो ये स्लो मूव करेगी। अब मैंने कहा जो गैसेस की मूवमेंट होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं भाई? रेट। हम रेट कहते हैं। रेट क्या है? रेट समझाने के लिए मैंने आपको बात बताई वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई चीज अपना डिस्प्लेसमेंट बदल ले उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एक टर्म और आती है स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और मेरे ख्याल से वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। ठीक है जी, क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी दोनों के उसमें टाइम जरूर है, टाइम। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम किसको डिनोट करता है? रेट को डिनोट करता है। मैंने इसलिए ये बात यहाँ एरो बनाया था कि रेट से मतलब क्या है भाई? टाइम। यानी कोई भी चीज किसी टाइम में हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? रेट। इसकी एक आम एग्जांपल मैं ये दे दूं आपको भाई कि हमारी एक क्लास हो रही है और एक क्लास का एक पर्टिकुलर टाइम है। ठीक है जी, तो ये हमारा एक रेट हो गया कि भाई हमारा जो है वो इतने टाइम में ये क्लास हो रही है, तो रेट हो गया। मेरे पढ़ाने की एक स्पीड है, वो मेरी क्या हो गई? एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से वो क्या हो गई? रेट हो गया। तो रेट क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर कोई चीज मूव करे तो उसे हम क्या कहते हैं? रेट। अब रेट गैसेस का क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन टाइम। देखो मैंने यहाँ लिखा ना, गैसेस का रेट क्या है भाई? वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम ही क्यों? वॉल्यूम इसलिए क्योंकि मैंने गैस ली भाई, 5 डेसीमीटर क्यूब गैस ने मूव किया। अब 5 डेसीमीटर क्यूब गैस क्या है? डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, और उसने मूव किया इतने पर्टिकुलर टाइम में। जैसे मैं इसकी एक आम एग्जांपल दूं कि भाई मैंने यहाँ पे एक बना दिया बॉक्स। ठीक है भाई, एक बॉक्स बना दिया भाई। मैंने कहा यहाँ मेरे पास जो है वो 5 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस है। ठीक है जी, 5 डेसीमीटर क्यूब क्या है मेरे पास यहाँ पे? ऑक्सीजन गैस है। और वो यहाँ से यहाँ जा रही है, यानी इफ्यूज हो रही है। तो ये जो इफ्यूज हो रही है, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लग रहा है कितना? 80 सेकेंड्स। ठीक है भाई, टाइम लग रहा है कितना? 80 सेकेंड। तो इसका रेट क्या हो गया? रेट क्या हो गया इसका? वॉल्यूम अपॉन टाइम, यानी 5/80। सही है? यानी 5 डेसीमीटर क्यूब कितने सेकंड में मूव कर रहा है? 80 सेकंड में मूव कर रहा है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा 1/40। ये कितना हो जाएगा? 1/40। यानी जो रेट है ऑक्सीजन गैस का वो कितना है? 1/40। यानी ये स्पीड से मूव करेगी। अब क्लियर हुआ थोड़ा? अब ग्रैम्स लॉ ने क्या स्टेटमेंट दी, हम उस पर आते हैं। स्टेटमेंट में उसने रेट को किस तरीके से डिनोट किया।
तो हम आते हैं कि अब इसकी स्टेटमेंट क्या थी। तो अब आपकी हेडिंग क्या बनेगी? हेडिंग आपकी बनेगी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और आप फिर हेडिंग बनाओगे इसकी स्टेटमेंट। हाँ जी, तो स्टेटमेंट में हम लिखते हैं, अब क्या स्टेटमेंट है भाई? कीपिंग टेम्परेचर एंड pressure constant, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density। क्या कह रहा है भाई? 1/16 हो जाएगा। सॉरी यार, अगर मेरी मैथ में थोड़ी गड़बड़ हो गई हो तो। आप कह रहे 1/16 तो मैं 1/16 लिख देता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमारे पास क्या बना भाई? इसकी स्टेटमेंट क्या बनी कि द कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, इट मे बी रिटन एज हम लिखेंगे rate is inversely proportional to under root density। ये है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हाँ जी बेटे, मुझे क्लास के एंड में याद दिलाना, मैं टेस्ट का भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज माशाल्लाह से बच्चे ज्यादा हैं क्लास में, वरना कल परसों से तो है वो 13-14। बेटे एग्जाम्पल मैंने जो समझाई वो ये है कि अगर मेरे पास इस जगह पर जो गैस है, यानी ये जो गैस मौजूद है, ये ऑक्सीजन गैस है और ये 5 डेसीमीटर क्यूब है, वो यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। भाई लेक्चर तो खत्म होने दो साकिब, लेक्चर खत्म होगा स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। आज तो पूरी फाइल भेज दूंगा ना मैं। बेटा बायो के सर ने कल 3 बजे क्लास क्यों स्टार्ट की थी? हालांकि हमारा 3 से टाइम है, 3 से 3:45 तो हमारा टाइम है, वो तो सेकेंडरी की क्लास होती है उनकी तो। हाँ जी, तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस देखो बेटे, ये रही ऑक्सीजन गैस, वो यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, यानी 5 डेसीमीटर क्यूब 80 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है जी, तो हमने उसका रेट कैसे निकाला? 5/80, यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम है उससे हमें पता चला, ये शौकत ने मुझे बताया कि ये 1/16 होगा, यानी 1/16 का मतलब होता है 0.0625, यानी इतना टाइम लगेगा इसको, या इतना रेट ऑफ डिफ्यूजन है। हाँ जी, टाइम गिवन करेंगे, ऑब्वियस है टाइम गिवन करेंगे।
अच्छा, ये सवालात में ऐसा होता है कि वो टाइम मालूम करने को भी कहते हैं, सारी चीजें गिवन करके टाइम मालूम करना होता है। अभी डेरिवेशन करनी है हमें इसकी भाई, अभी तो इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो अगली आपकी हेडिंग बनाओ डेरिवेशन की। चले भाई, हम सपोज कर लेते तो हमारे पास दो गैसेस हैं। बेटा जरा डेरिवेशन मुकम्मल कर लूं, फिर दोबारा समझाता हूँ मैं। हाँ जी, हम सपोज कर लेते हैं कि भाई हमारे पास सपोज टू गैसेस आर अलाउड टू डिफ्यूज अंडर सिमिलर, नहीं बेटे नहीं आता डिफरेंस डिफ्यूजन डिफ्यूजन का, अंडर सिमिलर कंडीशन of temperature and pressure। जी बेटे पेपर में आता है, इस साल रिड्यूस सिलेबस में ये मौजूद भी है। हाँ जी, सपोज टू गैसेस आर अलाउड टू डिफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भाई, अब हम आते हैं आगे कि भाई मैंने सपोज किया कि मेरे पास एक गैस है R1, नाम दे देता हूँ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, डेंसिटी क्या हो जाएगी D1। एक गैस को मैंने 1 का नाम दिया। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी प्रोपोर्शनलिटी का जब मैं साइन हटाऊंगा, ये वाला प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट हम क्या लेंगे यहाँ के, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि R1 इज इक्वल्स टू के अपॉन अंडर रूट D1। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह दूसरी गैस क्या होगी भाई, दूसरी गैस R2 सपोज कर लेते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट D2। इसका भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा अगर मैं, तो R2 इज इक्वल्स टू के अपॉन अंडर रूट D2। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, दो गैसेस थी, हमने सपोज कर लिया कि दो गैसेस हैं, एक गैस है R1 और एक गैस है R2। R1 अगर लोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी D1, और R2 लोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी D2। दोनों के पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, हमने हटाया तो एक कांस्टेंट आया, कांस्टेंट क्या आ गया K, जैसे पीछे हमारे पास आया। अब हम क्या करें भाई, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, चले भाई R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू K अपॉन अंडर रूट D1 डिवाइडेड बाय K अपॉन अंडर रूट D2। भाई ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? तो बेटा कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी नहीं है, अभी कांस्टेंट कट जाएगा, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। कांस्टेंट है भाई, K से K कैंसिल हो गया, K से K क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट D1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन अंडर रूट D2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट D1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन अंडर रूट D2। ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे।
ऐसा है ना भाई, क्योंकि मैंने इस अपॉन को मैंने डिवाइड में चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। इसका मतलब भी डिवाइड ही था ना, अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो मैंने डिवाइड में लिख दिया कि 1/√d1 डिवाइडेड बाय 1/√d2। ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कर दूं किस में, मल्टीप्लाई में। अगर मैं इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कर दूं मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, बदल जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। जब मैं डिवाइड के साइन को किस में कन्वर्ट कर दूं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी अब मेरे पास क्या मैं लिख सकता हूँ, R1/R2 इज इक्वल्स टू 1/√d1। और जब मैं मल्टीप्लाई में लाऊंगा, जब मैं इसको किस में लाऊंगा, मल्टीप्लाई में लाऊंगा, तो ये हो जाएगा √d2/1। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दूं, एक साथ करके लिख दूं, R1/R2 इज इक्वल्स टू R1/R2 is equals to √d2/√d1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और एक ही रूट में लिख दूं, √d2/d1। ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। हाँ भाई, समझ आ गई बात। ये मैंने आप लोगों के लिए जानबूझ के खोल के लिखी पूरी कहानी, वरना यहाँ मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। यहाँ पे ना मैं यहीं पर डायरेक्ट भी कर सकता था, यहीं पे डायरेक्ट कर देता कि भाई ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, मगर वो बात समझ में नहीं आती ना, तो इसीलिए मैंने खोल के लिखा। खोल के लिखे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, ये रेसिप्रोकल हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो d2 ऊपर आ गया और d1 नीचे आ गया। तो फॉर्मूला बन गया √d2/d1। या आप अंडर रूट एक साथ भी लिख सकते हो, आप मर्जी है। आप स्टेप वाइज करना चाहो तो स्टेप वाइज लिख लो, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख लो। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आपको अपने आप पे भरोसा है, आप डायरेक्ट लिखें, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, यानी आप डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप पर भी आ सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट इस स्टेप से इस नीचे वाले स्टेप पे भी आ सकते हो, अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है। अच्छा जी, अब एक चीज और यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा सा और डिस्कस करें। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, कल डिस्कस किया था, कल नहीं मेरे ख्याल से हमने जुमेरात को डिस्कस किया था। डेंसिटी का फॉर्मूला m/v। m/v। डिस्टेंस यानी डेंसिटी बराबर होती है किसके, मास अपॉन वॉल्यूम के। तो हम यहाँ पे इसको डेंसिटी को मास में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस density of a gas is directly proportional to its molecular mass, Graham's law can also be written as, हम ये कह सकते हैं ना कि अगर d1 है तो m1/v और d2 है तो m2/v। अब मेरे जहन से लगता है आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए। वो सवाल आपके जहन में ये आना चाहिए कि आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि भाई नीचे वॉल्यूम में v1 और v2 क्यों नहीं लिखा। हाँ भाई, जहन में सवाल आया
कि यार ये D1 से M1 लिखा, D2 से M2 लिखा, तो भाई V1 और V2 भी लिख लेते। ये V को V यस क्यों सर, रहने आया। दिया है भाई? मैंने बोला तो आया ना, उससे पहले क्यों नहीं आया? अब आया है तो जवाब दो कि हमने क्यों नहीं लिखा। उसका जवाब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। जवाब लिखा हुआ है मैंने कि आप देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा कि डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। इसीलिए हमने यहाँ वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। ठीक है भाई, डेंसिटी को हम डायरेक्ट किससे रिलेट कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास से रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने वॉल्यूम को क्या रखा है भाई? कांस्टेंट रखा है। तो अगर मैं इस D1 और D2 की जगह पर M1 अपॉन V1 और M2 अपॉन V2 रखूंगा तो क्या होगा? तो मेरे पास, मैं आगे इसको लिखना शुरू करता हूँ। चेंज कर लेते हैं भाई कलर वलर भी थोड़ा, ताकि नजर आए। अच्छा जी, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट D2 की जगह क्या आ जाएगा? M2 अपॉन V, और M1 की जगह क्या आ जाएगा? सॉरी, D1 की जगह आ जाएगा M1 अपॉन V। ये V से V कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बना R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि अगर हमें गैसेस का मॉलिक्यूलर मास गिवन हो तो हम उससे रेट मालूम कर सकते हैं। अगर हमें दो गैसेस का मॉलिक्यूलर मास पता हो तो हम उससे उसका मालूम क्या कर सकते हैं भाई? रेट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी डिफाइन करना है हमने। तो इस वाले फॉर्मूले को डिफाइन करने का तरीका क्या है भाई? तो हमने ऊपर डिफाइन क्या किया था? स्टेटमेंट क्या थी हमारी? ये स्टेटमेंट थी हमारी। सर टेस्ट का बता दें, फिर टाइम खत्म हो जाता है। हाँ जी बेटे, अभी 2 मिनट बस, ये बात मुकम्मल कर लूँ ना मैं अपनी। सेम स्टेटमेंट आएगी। ठीक है भाई, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा? डेंसिटी की जगह क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, ये थी हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो आपके पास यहाँ दो फॉर्मूले हो गए। मैं दोनों फॉर्मूले हाईलाइट कर रहा हूँ भाई। पहला फॉर्मूला हमारा ये वाला, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हमारा ये वाला। या तो डेंसिटी गिवन होगा और रेट मालूम करना होगा, या मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा और रेट मालूम करना होगा। तो दोनों तरीकों से हम सवालात को करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास क्योंकि बचा ही 5 मिनट है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई हमारा टेस्ट का मामला क्या था। मैंने कल भी आप लोगों को एक MCQs करके दिखाया था कि आपके पेपर में इस तरह का MCQs आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के लो चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। दिखाऊं MCQs? ये रहा। ठीक है भाई, इन द रिएक्शन Mg और N2 का रिएक्शन कराया, बनाया Mg3 और N2। ठीक है, हमने कहा 12 ग्राम Mg है, उसने रिएक्ट किया 14 ग्राम N2 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? हमें पता करना है दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। अब हमने क्या किया, दोनों के मोल्स निकाले और रेशो लगाया। जिससे मास कम आया, जिससे मास कम आया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था। तो हमने कहा Mg लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसी तरह से अगर मैं आपको कोई सवाल दे दूं, मैं कहूं भाई कि आपके पास जो है वो एक रिएक्शन में लिख के दे देता हूँ आपको यहाँ पे कि भाई मेरे पास एक रिएक्शन है, CH4 प्लस 2O2 बना रहा है CO2 प्लस H2O। मैंने कहा भाई O2 का हमारे पास वॉल्यूम कितना है? 900 डेसीमीटर क्यूब। बताएं CO2 का क्या होगा? और नीचे मैंने ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शन में मैंने लिखा भाई 900 ही होगा, 450 होगा, ठीक है, और क्या होगा? चलो 500 ले लेते हैं या 600 ले लेते हैं। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ कि क्या होगा, जवाब क्या होना चाहिए इसका? बेटे बिल्कुल ठीक बताया आपने, अक्सा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका जवाब है
450 डेसीमीटर क्यूब। कैसे निकाला होगा भाई अक्सा ने, अभी मैं बता देता हूँ। अक्सा ने क्या हो गया, जो चाहिए वो ऊपर, जो हटाना है वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 900। ऐसे ही किया भाई, जो चाहिए वो ऊपर, जो हटाना है वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 900। तो जब कैंसिल करोगे तो 450 जवाब आएगा, और 450 का ऑप्शन गिवन था। इस तरह के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लेना भाई, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड होंगे, राउंड ऑफ से रिलेटेड होंगे, मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड होंगे। जैसे हो सकता है ना भाई कि मैं आपको एक सवाल दे दूं, मैं कहूं भाई एक कंपाउंड है, टाइम लिमिट होगी, यकीनन टाइम लिमिट होगी बेटे, टाइम लिमिट नहीं होगी तो फिर फायदा। मैं एक सवाल और आपको बता देता हूँ कि भाई बेटे ये टाइम तो मैंने नहीं डिसाइड किया, टाइम जो है वो तो आपको सर हसन या मिस फिजा बताएंगी, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास है कि द मॉलिक्यूलर द एम्पिरिकल फार्मूला, बल्कि नहीं, द मॉलिक्यूलर formula of compound is C2H4, ठीक है, C2H4। what its empirical formula? बताएं empirical formula क्या होगा। मैं ऑप्शन देता हूँ, CH2 CH3 CH C2H5। बेटा कैमरे का तो नहीं होगा ओपन होने का, ओपन करके कैमरा क्या फायदा होगा। हाँ भाई, जवाब दे सकता है कोई। हाँ भाई असद, तुमने सही जवाब दिया, CH2 सर। CH2, ठीक है। कैसे निकाला भाई, कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ से C2H4 है ना, 2 कॉमन ले लो, या 2 से डिवाइड करा दो। जैसे C2H4 है तो लीस्ट नंबर से डिवाइड कराओगे, 2 से 2 कैंसिल, कार्बन एक बचा, और 2 से 2 4 कैंसिल किया, बचा CH2 बचा, ठीक है। इसी तरह से मैं एम्पेरिकल फार्मूला दे दूं, मॉलिक्यूलर मास दे दूं, बोलो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करो, ठीक है। तो इस तरह के सवालात आते हैं भाई एमसीक्यूज में, तो बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। क्लियर है भाई। तो क्लास को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह अगले हमारी जो क्लास होगी जुमेरात को, उसमें हम इन्हीं के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन के। इंशाल्लाह 2 दिन या 3 दिन लगेंगे हमें मजीद इनके न्यूमेरिकल्स में, फिर हमारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक खत्म, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। उस दौरान किसी को कोई सवाल हो भाई तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। चले इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।